हमारे पास मौजूद सामग्री ठीक इसी बात से शुरू होती है। मतलब पहली स्लाइड में गुरुत्वाकर्षण की सबसे बुनियादी परिभाषा दी गई है। हाँ, और वो परिभाषा कहती है कि ब्रह्मांड का हर एक कण दूसरे कण को आकर्षित करता है। हर एक कण। मतलब अगर हम इस बात को गहराई से सोचें तो क्या इस वक्त मेज पर रखे ये दो कॉफी के कप भी एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं? बिल्कुल खींच रहे हैं। अरे वाह! हाँ, लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम जो दूसरी स्लाइड में है, वो बताता है कि ये आकर्षण बल आखिर काम कैसे करता है। सूत्र है F बराबर G गुणा m1 m2 बटे r²। तो ये जो जी है। हाँ, वही गुरुत्वाकर्षण नियतांक। यही वो नियंत्रक है जो तय करता है कि बल कितना मजबूत होगा। और G का मान जो तीसरी स्लाइड में दिया है वो है 6.67 गुणा 10 की घात -11। -11, बाप रे, तो अविश्वसनीय रूप से छोटा है। एकदम इतना छोटा कि दैनिक जीवन की वस्तुओं जैसे आपके कॉफी के कपों के बीच का बल हमें महसूस ही नहीं होता। मेज का मामूली सा घर्षण भी उसे रोक लेता है। अच्छा, तभी वो आपस में टकराते नहीं है। बिल्कुल। गुरुत्वाकर्षण को प्रभावी होने के लिए विशाल द्रव्यमान चाहिए, जैसे कोई ग्रह या तारा। वैसे इन नोट्स की चौथी स्लाइड में बल की 3 मुख्य विशेषताओं पर जोर दिया गया है। वो क्या है? पहली, ये हमेशा एक आकर्षण बल होता है। मतलब ये कभी चीजों को दूर नहीं धकेलता। हाँ, चुंबक की तरह रिपेल नहीं करता। सही कहा। दूसरी बात, ये द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। वस्तुएं जितनी भारी होंगी बल उतना ही मजबूत होगा। और तीसरी, जो सबसे अहम है, ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दूरी के वर्ग वाला नियम, इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं ना? जी बिल्कुल। ये मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प लगता है। मतलब अगर हम दूरी को दोगुना कर दें तो बल आधा नहीं होता, बल्कि वो एक चौथाई रह जाता है ना? हाँ, एकदम सही। दूरी बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव बहुत तेजी से कम होता है। वो एक अदृश्य जाल है जो अंतरिक्ष में फैलते ही कमजोर पड़ने लगता है। तो चूंकि छोटे द्रव्यमानों के बीच का बल नगण्य है, इसलिए इस बल के असली प्रभाव को समझने के लिए हमें एक विशाल पिंड की ओर देखना होगा, जैसे कि हमारी अपनी पृथ्वी। हाँ, और यहीं पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब अक्सर लोगों को उलझन होती है, क्योंकि हमारे पास एक बड़ा जी है, कैपिटल जी, और एक छोटा जी है। हाँ, इन दोनों में आखिर अंतर क्या है? देखिए, बड़ा जी तो पूरे ब्रह्मांड में एक समान रहता है, वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। लेकिन छोटा जी, जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, वो पृथ्वी के द्रव्यमान और उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। मतलब ये पृथ्वी की अपनी एक तरह की पर्सनैलिटी है? आप ऐसा कह सकती हैं। जब किसी यूनिट मास या इकाई द्रव्यमान पर बल लगता है तो वो एक गुरुत्वीय क्षेत्र बनाता है। पृथ्वी की सतह पर इस छोटे जी का मान लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। 9.8। तो इसका मतलब है कि अगर कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रही है, हवा के घर्षण को नजरअंदाज कर दें, तो हर गुजरते सेकंड के साथ उसकी गति में 9.8 मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि होगी। एकदम सटीक। यही त्वरण है जो गिरती हुई चीज को लगातार और तेज करता रहता है। लेकिन ये 9.8, क्या ये हमेशा इतना ही रहता है? क्योंकि अगली कुछ स्लाइड्स में ऊंचाई और गहराई का जिक्र है। हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये मान हमेशा स्थिर नहीं रहता। देखिए, ये बात तो समझ में आती है कि अगर हम किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ें या अंतरिक्ष की ओर जाएं, तो पृथ्वी से हमारी दूरी बढ़ रही है। बिल्कुल। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से गुरुत्वाकर्षण कमजोर होगा। सूत्र भी यही दिखाते हैं कि ऊंचाई बढ़ने पर जी घटता है। हाँ, स्लाइड 8 का सूत्र यही साबित करता है। लेकिन मेरी उलझन स्लाइड 9 को लेकर है। जब हम गहराई में जाते हैं, मतलब पृथ्वी के अंदर कोई खदान खोदकर नीचे जाएं, तो अक्सर ये माना जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बढ़ना चाहिए। हाँ, क्योंकि हम पृथ्वी के कोर के करीब जा रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर ये गहराई में जाने पर जी का मान घट क्यों रहा है? इन सब का आखिर मतलब क्या है? इससे एक बहुत ही अहम सवाल उठता है, और ये बहुत ही आम भ्रांति है। देखिए, जब हम पृथ्वी की सतह पर होते हैं तो उसका पूरा द्रव्यमान हमारे पैरों के नीचे होता है। हाँ, वो तो स्पष्ट है। लेकिन जैसे ही हम गहराई में उतरते हैं तो पृथ्वी का एक हिस्सा, मिट्टी, चट्टानें, वो हमारे सिर के ऊपर आ जाता है। ओह, तो जो द्रव्यमान हमारे ऊपर है वो हमें वापस ऊपर की ओर खींचने लगता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ऊपर वाले द्रव्यमान का खिंचाव नीचे वाले द्रव्यमान के खिंचाव को कुछ हद तक कैंसिल या रद्द करने लगता है। अच्छा। हाँ, और जैसे जैसे हम और गहराई में जाते हैं,
हमारे ऊपर का द्रव्यमान बढ़ता जाता है और नीचे का कम होता जाता है। इसी वजह से गहराई बढ़ने पर भी जी का मान घटता है। तो मतलब सतह से चाहे हम ऊपर आसमान की ओर जाएं या नीचे पाताल की ओर जाएं, दोनों ही स्थितियों में पृथ्वी की पकड़ कमजोर होने लगती है। और इसीलिए शुरुआत में मैंने कहा था कि पृथ्वी के एकदम केंद्र में गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाएगा, सारा बल एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। एकदम सही। सतह पर ही पृथ्वी की पकड़ सबसे मजबूत होती है। अब जब हम इस पकड़ की बात कर ही रहे हैं तो इन नोट्स में अगली अवधारणा गुरुत्वीय विभव यानी पोटेंशियल और स्थितिज ऊर्जा की है। हाँ, स्लाइड 10 और 11। और मैं देख रही हूँ कि इन दोनों के सूत्रों में एक माइनस चिन्ह लगा हुआ है। ये माइनस चिन्ह देख के ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी भारी कर्जे में डूबे हों। ये एनालॉजी सच में बहुत ही शानदार है। आप इसे एक ब्रह्मांडीय कर्जा ही मानिए। अच्छा। हाँ, ये माइनस चिन्ह हमें बताता है कि वस्तुएं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बंधी हुई हैं। हम एक गुरुत्वीय कुएं के तल में फंसे हुए हैं। तो मतलब जब तक हम पृथ्वी पर हैं, हमारी ऊर्जा नकारात्मक है। बिल्कुल। अनंत दूरी पर, जहां पृथ्वी का कोई असर नहीं होता, वहां ऊर्जा शून्य होती है। तो शून्य तक पहुंचने के लिए हमें कुछ ऊर्जा चाहिए। और इस कर्जे को चुकाने के लिए हमें एस्केप वेलोसिटी या पलायन वेग की जरूरत पड़ती है। हाँ, एकदम सही कहा। पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से हमेशा के लिए बाहर निकलने के लिए जो वेग चाहिए, वही एस्केप वेलोसिटी है। स्लाइड 12 के सूत्र के अनुसार ये जादुई संख्या 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। हाँ, किलोमीटर प्रति सेकंड। ये बहुत बड़ी बात है। प्रति सेकंड 11 किलोमीटर, ये तो प्रचंड गति है। बिल्कुल। इस गति से किसी भी चीज को फेंका जाए तो वो लौटकर पृथ्वी पर नहीं आएगी। पर एक सेकंड रुकिए, मैंने सूत्र में देखा इसमें सिर्फ m है, मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान। इसमें उस वस्तु के द्रव्यमान का कोई जिक्र नहीं है जिसे फेंका जा रहा है। हाँ, और ये भौतिकी की एक बहुत खूबसूरत बात है। तो मतलब अगर हवा का घर्षण न हो तो एक छोटे से कंकड़ को अंतरिक्ष में फेंकने के लिए और एक विशालकाय रॉकेट को भेजने के लिए दोनों को ठीक 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की ही स्पीड चाहिए। एकदम सही। पलायन वेग वस्तु के वजन पर निर्भर नहीं करता। ये सिर्फ उस ग्रह की प्रॉपर्टी है जिसे हम छोड़ना चाहते हैं। बाप रे, ये तो सच में हैरान करने वाला है। लेकिन मान लीजिए हमें पृथ्वी को पूरी तरह से नहीं छोड़ना है। अच्छा, तो आप क्या करना चाहती हैं? मतलब हमें बस उसके चक्कर लगाने हैं, जैसे उपग्रह लगाते हैं, तब क्या होगा? अगर आपको सिर्फ कक्षा में स्थापित होना है तो आपको पलायन वेग नहीं बल्कि कक्षीय वेग या ऑर्बिटल वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी, जो कि स्लाइड 14 और 15 में दिया गया है। हाँ, और इसका मान पलायन वेग से कम होता है, लगभग 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। अच्छा, मतलब अगर पूरी तरह भागना है तो 11.2 की स्पीड चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अगर सिर्फ पृथ्वी के चारों ओर घूमना है तो 7.9 काफी है। बिल्कुल। उपग्रह या सैटेलाइट्स इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। वो लगातार पृथ्वी की ओर गिर रहे होते हैं, लेकिन वो कभी सतह से नहीं टकराते। गिर रहे होते हैं मतलब वो तैर नहीं रहे? नहीं, वो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से कि जिस दर से वो नीचे गिरते हैं, पृथ्वी की सतह अपनी गोलाई के कारण ठीक उसी दर से नीचे खिसक जाती है। अरे वाह, ये तो एक तरह का निरंतर मुक्त पतन, कॉन्टिन्यूअस फ्री फॉल हो गया। एकदम सही। और इसीलिए अंतरिक्ष यात्रियों को वह वजनहीनता महसूस होती है। गुरुत्वाकर्षण तो वहां होता है, बस वो सब एक साथ गिर रहे होते हैं। और चाहे वो चंद्रमा जैसा प्राकृतिक उपग्रह हो या इंसानों द्वारा बनाया गया कृत्रिम उपग्रह, सबको इसी कक्षीय वेग की जरूरत होती है। बिल्कुल। लेकिन ये उपग्रह अंतरिक्ष में अपनी मर्जी से तो नहीं घूमते होंगे ना? मतलब जब कोई उपग्रह परिक्रमा करता है तो उसका रास्ता कैसा होता है, और क्या उसकी गति हमेशा एक ही जैसी रहती है? नहीं, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो पहले लोगों को थी कि अंतरिक्ष में सब कुछ बिल्कुल गोल घूमता है। यहीं पर जोहान्स केपलर के नियम आते हैं, जो स्लाइड 16 में है। अंतरिक्ष के ट्रैफिक नियम। हाँ, ट्रैफिक नियम। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो केपलर का पहला नियम कहता है कि कक्षाएं पूरी तरह गोल नहीं होती, वो दीर्घवृत्ताकार यानी अंडाकार या एलिप्टिकल होती हैं। मतलब कोई भी ग्रह या उपग्रह कभी पृथ्वी या सूर्य के बहुत करीब आता होगा और कभी बहुत दूर चला जाता होगा। बिल्कुल। और इसी से केपलर का दूसरा नियम जुड़ता है, समान समय में समान क्षेत्रफल। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जब ग्रह सूर्य के करीब आता है
तो गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव उसे तेजी से अपनी ओर खींचता है, जिससे उसकी गति अचानक तेज हो जाती है। अच्छा, जैसे वो गुलेल या स्लिंगशॉट होता है। हाँ, और जब वो दूर जाता है तो धीमा हो जाता है। समझ गई। और वो तीसरा नियम क्या है? T² समानुपाती R³? हाँ, ये नियम पूरे सौर मंडल की घड़ियों को सेट करता है। ये बताता है कि जो ग्रह सूर्य से जितना दूर होगा, उसे एक चक्कर पूरा करने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा। मतलब सिर्फ इसलिए नहीं कि उसका रास्ता लंबा है, बल्कि इसलिए भी क्योंककि वो दूर होने की वजह से धीमी गति से चल रहा है। एकदम सही। उसे दोहरा नुकसान होता है। जैसे नेपच्यून को पृथ्वी के 165 साल लग जाते हैं एक चक्कर में। बाप रे। तो ये नियम इस पूरे ब्रह्मांडीय ट्रैफिक को बहुत सख्ती से नियंत्रित करते हैं। बिल्कुल, ये नियम हर जगह लागू होते हैं। खैर, ये चर्चा सच में बहुत ही अद्भुत रही। अगर मैं आज के इस गहन विश्लेषण को समेटूं, जो हमारी आखिरी स्लाइड में भी है, हाँ, समरी स्लाइड। तो हमने न्यूटन के नियम से देखा कि F बराबर Gm1m2/r² होता है। फिर हमने गुरुत्वीय त्वरण देखा, छोटा g, और हमने एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बीच का फर्क भी समझा। हाँ, 11.2 और 7.9 वाला फर्क। और अंत में केपलर के नियम, जो इस पूरे नृत्य को चलाते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। हाँ, बताइए। हमने नोट्स की पहली स्लाइड में पढ़ा था कि हर कण दूसरे कण को आकर्षित करता है। जी। और इनवर्स स्क्वायर लॉ कहता है कि दूरी बढ़ने से बल कम होता है। हाँ, तेजी से कम होता है। लेकिन ये बल गणितीय रूप से कभी पूरी तरह शून्य नहीं होता है ना? हाँ, अनंत पर जाकर ही शून्य होगा। तो इसका मतलब है इस ब्रह्मांड के इस विशाल अंतरिक्ष में हर इंसान, हर ग्रह और हर तारा एक अदृश्य बल के माध्यम से एक दूसरे को अभी भी खींच रहा है। ये सच में एक बहुत गहरा विचार है ना? हम सभी भौतिक रूप से इस ब्रह्मांडीय जाल, इस कॉस्मिक वेब का हिस्सा है। कोई भी सच में अकेला नहीं है। बिल्कुल, हम सब एक ही धागे से बंधे हैं। इसी रहस्यमय और खूबसूरत विचार के साथ श्रोताओं को खुद आगे सोचने के लिए प्रेरित करते हुए हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।